पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में गुज़श्ता कई हफ्तों से तेजी का रुझान जारी है। हमारी स्टॉक मार्केट 49,000 की सतह कैसे अबूर कर गई, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। इसकी हकीकत आज मैं आपको बयान करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जमील सुखेरा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान की डूबती मईशत, जो कुछ महीनों पहले डिफॉल्ट का खतरा हमारी मईशत पर मंडला रहा था, अचानक से उस मईशत को सहारा मिला। नो डाउट IMF से हमें कर्जा मिला, जिसके बाद हमें दोस्त ममालिक जो हैं उनसे हमें पैसे मिले और हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़े। लेकिन हमारी सनतें और कारोबार बंद पड़ा है। लेकिन इसके बावजूद हमारी स्टॉक मार्केट की इंडिकेशन बड़ी अच्छी है। हमारी स्टॉक मार्केट 49,000 की सतह कैसे अबूर कर गई, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। इसकी हकीकत आज मैं आपको बयान करूंगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में गुज़श्ता कई हफ्तों से तेजी का रुझान जारी है और जुमेरात के रोज स्टॉक मार्केट का इंडेक्स 49,000 पॉइंट्स की सतह को अबूर कर गया, जो गुज़श्ता 6 साल की मुद्दत में बुलंद तरीन सतह है। स्टॉक मार्केट में गुज़श्ता चंद हफ्तों से होने वाली खरीदारी की वजह से पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में सिर्फ जुलाई के महीने में डॉलर टर्म में 15% का बड़ा इजाफा हुआ है। नाज़रीन, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सिर्फ 5 हफ्तों में इंडेक्स 8,000 पॉइंट्स का इसमें इजाफा हुआ और जून के महीने के इख्तिताम पर इंडेक्स 41,000 की सतह पर ट्रेड कर रहा था, जो 3 अगस्त 2023 को 49,000 की सतह से ऊपर चला गया। सिर्फ 5 हफ्तों में होने वाला इस कदर इजाफा एक ऐसे वक्त में हुआ जो बज़ाहिर पाकिस्तान की मईशत की हालत में कोई खास बेहतरी नहीं आई। लेकिन पाकिस्तान को IMF की जानिब से 1 अरब डॉलर की किस्त मिलने के बाद खास तौर पर सऊदी अरब, चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से भी कर्ज को रीशेड्यूल कर दिया गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का खतरा टल गया। लेकिन इसके बावजूद मईशत की मजमूई सूरत हाल खराब है। तो सवाल यह है कि इन हालात में स्टॉक मार्केट में होने वाला तारीखी इजाफा क्या मुस्तकबिल में मईशत की बेहतरी की तरफ इशारा करती है, और वो कौन से शोबे हैं जो स्टॉक मार्केट को ऊपर ले जा रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हालिया हफ्तों में होने वाला इजाफा बुनियादी तौर पर 2-3 शोबों की कंपनीज के हिस्से में बहुत ज्यादा तजारत की वजह से हुआ है। अब मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन सी कंपनीज हैं जिनके हिस्से में इजाफा हुआ और कैसे हुआ और क्यों हुआ। माहिरीन के मुताबिक मार्केट में हालिया तेजी तमाम शोबों पर मुहित नहीं है। ये हालिया तेजी को अगर देखा जाए तो इसमें बुनियादी तौर पर 3 शोबों की कंपनीज के हिस्से में आने वाली तेजी ने बड़ा हिस्सा डाला है, जिसमें बैंकों, ऑयल और गैस और रिफाइनरी के शोबे में बहुत ज्यादा काम हुआ है और इसी के असरात स्टॉक मार्केट में हमें नजर आ रहे हैं। बैंकों के हिस्से में गैर मुल्की और मकामी सरमायाकार कंपनीज की जानिब से काफी ज्यादा दिलचस्पी दिखाई गई है, जिसकी वजह से इनके हिस्से में होने वाले काम की वजह से इंडेक्स काफी ऊपर चला गया। यह बात सही है कि सिर्फ चंद शोबों की कंपनीज के हिस्से में कारोबार बहुत ज्यादा हुआ, जिसकी वजह से इंडेक्स काफी बढ़ा। लेकिन सिर्फ बैंकों के हिस्से में ही बहुत ज्यादा सरमायाकारी की वजह से इसने इंडेक्स को ऊपर ले जाने में 70% से ज्यादा हिस्सा डाला। जबकि इसी तरह ऑयल और गैस की कंपनीज जैसा कि PSO, OGDCL और PPL वगैरह इसमें शामिल हैं, इनमें भी काम हुआ और इंडेक्स काफी ऊपर चला गया। अब सवाल यह पैदा होता है कि इन बैंकों के हिस्से में इजाफा कैसे हुआ। तो मैं थोड़ा सा माजी में आपको लेकर जाऊंगा। और पाकिस्तान में जब डॉलर की किल्लत थी और ये खबरें सामने आ रही थी, मीडिया रिपोर्ट भी कर रहा था कि पाकिस्तान से डॉलर अफगानिस्तान स्मगल हो रहा है और रोजाना की बुनियाद पर हो रहा है। और जब एक टीम मुरतब की गई, उसने जब इसकी तहकीकात की तो 13 से 14 बैंक्स इसमें मुलव्विस पाए गए, जो गैर कानूनी तौर पर मसनूई तरीके से उस डॉलर को रोक रहे थे। और वो डॉलर रुकने की वजह से, मार्केट में सर्कुलेट ना होने की वजह से, एक तो महंगा हुआ, ब्लैक मार्केट में बहुत ज्यादा गैप आया और ब्लैक मार्केट में डॉलर की कदर बहुत ज्यादा ऊपर गई। और अफगानिस्तान में जो डॉलर एक्सपोर्ट हो रहा था, स्मगल हो रहा था, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था, स्मगल हो रहा था, उसमें भी बहुत ज्यादा तेजी देखी गई। अच्छा, ये रिपोर्ट सामने भी आई, हुकूमत ने इस पर एक्शन भी लिया। ये रिपोर्ट मीडिया में भी आई कि बैंक्स मुलव्विस हैं इस सारी कहानी के पीछे। उन बैंक्स के खिलाफ क्यों एक्शन नहीं लिया गया? ये खबर दब गई। मीडिया में खबर 2-4 दफा चलने के बाद ना इस खबर का कोई अपडेट हुई और ना ही हुकूमत ने इन बैंकों के खिलाफ कोई एक्शन लिया। उसकी रीजन ये है
کہ اب یہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ان بینکس کو اب حکومت استعمال کس طرح کر رہی ہے, کس طرح سے یوز کر رہی ہے فیک طریقے سے سٹاک مارکیٹ کو اوپر لے جانے کے لیے. اب میں آپ کو یہ کہانی بتاؤں گا کہ بینکوں اور آئل کمپنیز میں زیادہ سرمایہ کاری کیوں ہو رہی ہے اور یہ کاروبار کیسے بڑھ رہا ہے, اور صرف ان 3 شعبوں کی وجہ سے ہماری سٹاک مارکیٹ میں تیزی کس طرح سے آئی. بینکوں نے ڈالر اور روپوں دونوں صورتوں میں زیادہ کمایا ہے. اسٹیٹ بینک کی جانب سے شرح سود جب بڑھایا گیا اور اس کے بعد بینکوں میں زیادہ پیسہ جا رہا ہے اور ان کے منافع میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. اسی طرح تیل اور گیس کی شعبوں کی کمپنیز میں سرمایہ کاری کی اطلاعات آ رہی ہیں, جیسا کہ حکومت نے ایک ساورن فنڈ بنایا ہے جس میں تیل اور گیس کی کمپنیز میں سرمایہ کاری سے متعلق ہے, جس نے اس شعبے میں سرمایہ کاری کے رجحان کو بڑھایا ہے. تو گیس کمپنیز کے بارے میں اطلاعات ہے کہ گیس کے نرخ چونکہ بڑھائے جا رہے ہیں, اس وجہ سے ان کے حصص میں تیزی آئی ہے اور سرمایہ کاروں نے یہ حصص خریدنا شروع کر دیا. اسی طرح حکومت کی جانب سے گیس شعبے میں گردشی قرضے کو ختم کرنے کے بارے میں بھی خبریں آ رہی ہیں, جو اس شعبے کی کمپنیز کے لیے اچھا ہے. اچھا, حکومت کی جانب سے مقامی ریفائنریز کے لیے کچھ پالیسیز کی بھی منظوری دی گئی ہے, اس کا امکان ہے, ابھی منظوری دی نہیں گئی, تو جس کے بعد ان کمپنیز میں سرمایہ کاری ہو پائے گی اور جس کے باعث الٹیمیٹلی ریفائنریز کے حصص میں بھی زیادہ کاروبار ہوا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صنعتی اور تجارتی شعبے کے خراب حالات کے باوجود مارکیٹ میں تیزی کیوں آئی. میں نے کہانی آپ کو بتائی کہ صرف آئل اینڈ گیس کمپنیز اور بینکس, ان کے حصص بڑھنے کی وجہ سے سٹاک مارکیٹ میں ہمیں ایک بڑا جمپ نظر آیا. تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ آپ کی صنعتیں بند پڑی ہیں, آپ کے کاروبار بند پڑے ہیں, امپورٹ ایکسپورٹ کا برا حال ہے, تو صرف ان 2 کمپنیز کی وجہ سے آپ کی سٹاک مارکیٹ کی جو انڈیکیشنز ہیں وہ بڑی اچھی ہو گئیں اور سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہو گیا. یہ گیم کیا ہے؟ پاکستان میں صنعتی اور تجارتی شعبے کی کمپنیز کے مالی حالات گزشتہ 1-2 سال سے بہت زیادہ خراب ہیں, ابتری کا شکار ہیں, اور ملک میں ڈالر کی قلت کی وجہ سے بہت ساری کمپنیز کی درآمدی شپمنٹس بھی رکی ہوئی ہیں, جس کی وجہ سے ان کا پیداواری عمل جو ہے وہ شدید متاثر ہو رہا ہے, اور کمپنیز کی جانب سے پیداواری پلانٹس بند کیے گئے تو اس کے ساتھ وہاں سے ملازمین کو بھی فارغ کیا گیا. ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ مہینوں سے بہت سی ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ فلاں کمپنی بند ہو گئی, فلاں نے اپنے ملازمین کو نکال دیا, فلاں کمپنی پاکستان سے موو کر گئی ہے. تو ان میں سے بہت ساری کمپنیاں سٹاک مارکیٹ پر لسٹڈ ہیں اور ان کی جانب سے وقتاً فوقتاً قانون کے تحت سٹاک مارکیٹ کو یہ بتایا بھی جاتا رہا کہ ہم پلانٹس بند کر رہے ہیں کیونکہ پیداواری جو عمل ہے وہ عارضی طور پر ہم بند کر رہے ہیں کیونکہ ہماری امپورٹس نہیں ہو رہی. دوسری جانب ابھی بھی تیل اور گیس کی شعبے کی کمپنیز کی مالی صحت میں کوئی خاص بہتری نہیں آئی ہے, لیکن اس کے باوجود ان کے حصص میں بہت زیادہ اضافہ دیکھا گیا ہے. تو آپ سمجھ جائیں کہ اس سے پہلے جب 2013 سے 2018 کی نون لیگ کی گورنمنٹ میں یہ بات بہت زیادہ زبان زد عام تھی کہ اسحاق ڈار صاحب الفاظ اور اعداد و شمار کا گھورک دندہ بڑے اچھے سے جانتے ہیں. انہوں نے اپنی اس ٹرم میں ڈالر کی قدر کو مصنوعی طریقے سے کم رکھا, جس کے بعد آنے والی حکومت کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا. یہ بات صحیح ہے کہ صنعتی شعبے کے حالات میں کوئی خاطر خواہ بہتری نہیں آئی, لیکن اگر او جی ڈی سی ایل یا پی پی ایل جیسی کمپنیز کے حصص میں خریداری ہو رہی ہے تو وہ ایک امید پر ہو رہی ہے کہ ان کمپنیوں کے حالات بہتر ہو جائیں گے, جیسا کہ ان میں سرمایہ کاری کی خبریں سامنے آ رہی ہیں. اسی طرح ریفائنریز کی پالیسی کی منظوری کے بعد ان میں سرمایہ کاری ہوگی تو لازمی طور پر وہ اپ گریڈ ہوں گے تو ان کے منافع میں اضافہ ہوگا, اور اسی امید پر سرمایہ کار اب ان میں پیسہ لگا رہے ہیں. تو ایک بڑا سوال یہ بھی جنم لیتا ہے کہ سٹاک مارکیٹ میں تیزی کیا پاکستان کی معیشت کی عکاسی کرتا ہے ایک بڑے کینوس پر؟ تو پاکستان سٹاک مارکیٹ میں ایک جانب تاریخی تیزی دیکھی گئی ہے تو دوسری جانب پاکستان کی ریئل اکانومی جو ہے یعنی کہ صنعتی اور زرعی شعبہ وہ تو زبوحالی کا شکار ہے. ملک کی صنعتی پیداوار میں مسلسل کمی دیکھی جا رہی ہے اور پاکستان کی برآمدات میں بھی کمی ریکارڈ کی گئی ہے, تو دوسری جانب ملک کے صنعتی شعبے میں کوئی خاص سرمایہ کاری بھی ریکارڈ نہیں کی گئی. تو سٹاک مارکیٹ میں 2.5 لاکھ سے 3.25 لاکھ تک چھوٹے بڑے سرمایہ کار ہیں جو کہ کام کرتے ہیں. تو کیا اس آنے والی تیزی سے پاکستان کی معیشت کی ایک بڑے کینوس پر کوئی عکاسی کی جا سکتی ہے کہ آنے والے دنوں میں ہماری معیشت کی صورتحال بہتر ہو جائے گی؟ تو سٹاک مارکیٹ کو ایک لیڈنگ انڈیکیٹر سمجھا جاتا ہے ہماری مارکیٹ میں کہ اس تیزی کی وجہ سے آنے والے دنوں میں ملک کی معیشت
इस तरह से बेहतर हो जाएगी। तो पाकिस्तान के आईएमएफ के साथ मुआहदे के बाद $1 अरब आया और उसके चंद दिनों बाद ही हमने देखा कि सऊदी अरब, चीन और अरब अमारात की जानिब से पैसे आ गए, जिसने मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर जो है बेसिकली उनको बढ़ाया। तो उसके बाद सरमायाकारी के लिए एक हाई पावर काउंसिल बनाई गई। इस तमाम पेशरफ्त पर स्टॉक मार्केट ने मस्बत रद्द-ए-अमल दिया और निशानदेही की कि मुल्की मईशत के हालात बेहतर होने वाले हैं और ऐसा होने वाला है। तो स्टॉक मार्केट में एक निशानदेही यह भी करती है कि रियल इकोनॉमी में भी आने वाले दिनों में बेहतरी आ सकती है। तो अगर सिर्फ स्टॉक मार्केट को ही देखा जाए तो इंडिकेशंस तो अच्छी हैं कि आने वाले दिनों में मईशत बेहतर होगी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आपकी सनतें, आपकी ज़राअत, ये तमाम शोबे, आपका कारोबार, आपकी मार्केट्स तो बंद पड़ी हैं, तो आने वाले दिनों में मईशत किस तरह से बेहतर हो जाएगी? सरमायाकार कौन है? ये बैंक्स, जो कल तक पाकिस्तान में डॉलर गायब करने के जिम्मेदार थे, आज वही बैंक्स हुकूमत के सहूलतकार बने हुए हैं स्टॉक मार्केट में अपने हिस्से बढ़ाने में और सरमायाकारों का एतमाद बढ़ाने में। तो गिव एंड टेक का मामला चल रहा है। दूसरी जानिब आप आ जाएं, पीएसओ हो या ओजीडीसीएल हो, हुकूमत के अपने जो इनको इदारे कहा जाता है, और इसमें सरमायाकारी करना कौन सी मुश्किल है। हुकूमत में जो लोग बैठे हैं बेसिकली वही तो सरमायाकार हैं। वो जैसे चाहें इस इकोनॉमी की शक्ल बदल दें। मेरा फोकस सिर्फ शक्ल बदलने पर है। इस इकोनॉमी को ठीक नहीं कर सकते ये लोग, क्योंकि बेसिकली तो इन्होंने चोरी करनी है इस मुल्क से। ये लोग अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा बाहर गुजारते हैं। जब ये गवर्नमेंट में नहीं होते तो इनके कारोबार बाहर चल रहे होते हैं। जब इलेक्शंस करीब आते हैं, इलेक्शन लड़ने होते हैं, तो वापस पाकिस्तान आ जाते हैं और पाकिस्तान की सियासत में बड़े एक्टिव हो जाते हैं, और इस उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में ये हुकूमत बनाएंगे। तो ये गिव एंड टेक का जो सिलसिला है, इसको आप हर जगह अप्लाई करें। इसको आप ज़राई इनकलाब पर भी अप्लाई करें, इसको आप मादनी इनकलाब पर भी अप्लाई करें। उसके बाद स्टॉक मार्केट की सारी स्टोरी मैंने आपके सामने रख दी। इन शॉर्ट, मेरी इस सारी कहानी का मतलब सिर्फ एक है कि वो इसहाक डार, जिसको आदाद शुमार बदलने का, इस गोरख धंधे का माहिर समझा जाता है, जिसने लास्ट गवर्नमेंट में डॉलर को मसनूई तरीके से, डॉलर की कदर कम रखी, उसी तरह मसनूई तरीके से इस वक्त स्टॉक मार्केट के इंडिकेशंस हमें दिखाए जा रहे हैं कि उसके पॉइंट्स इस वक्त 49,000 की सतह पर पहुंचे हुए हैं। होगा क्या? अभी कुछ दिनों में ये गवर्नमेंट जाने वाली है। 12 अगस्त के बाद इंटरिम गवर्नमेंट आ जाएगी। और होगा क्या? इस हुकूमत का बयानिया ये होगा कि हम तो स्टॉक मार्केट को इस सतह पर छोड़ के गए, हम तो जीडीपी को इस जगह पर छोड़ के गए, हम तो लोन पेमेंट्स को इस जगह पर छोड़ के गए। अगर ये हुकूमत में आ गए तब भी इनका फायदा, अगर ये हुकूमत में ना आए तब भी इनका फायदा। किस तरह कि जब ये आएंगे, अगर ये हुकूमत में ना आए तो ये कहेंगे हम तो देखें कितनी अच्छी सूरत हाल देकर गए थे मईशत की, और अगर ये हुकूमत में आ गए तो इनका बयानिया क्या होगा कि देखें हमने जहां से काम छोड़ा था हम वहीं से शुरू करेंगे। तो बीच में जो एक गैप आया है उसका नुकसान तो हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा ना। दहशतगर्दी की जंग हो या इकोनॉमी की जंग हो, कोलेट्रल डैमेज अवाम का हो रहा है और इन हुक्मरानों को पूछने वाला कोई भी नहीं है। इजाजत दें, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।